था, चलो ओके। तो अभी अपन ने एक कॉन्सेप्ट समझा कि वाई थर्मल एक्सपेंशन होने पर एवरेज वाई टेम्परेचर बढ़ाने पे एवरेज इंटरएटॉमिक सेपरेशन बढ़ रही थी बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक नेचर ऑफ दिस ग्राफ, और जिससे हमको पूरा मटेरियल एक्सपांडेड दिखता है। ठीक है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, सर प्लास्टिक के केस में क्या होता है? प्लास्टिक के केस में क्या होता है? देखिए प्लास्टिक के केस में अपन टेम्परेचर जनरली बढ़ाते हैं तो प्लास्टिक कई बार श्रिंक कर जाता है, तो उसका रीजन यही होगा कि ग्राफ का नेचर वहां का बदल गया होगा। उस केस में इधर स्लोप कम होगा, इधर ज्यादा हो गया होगा, है ना। ये जो ग्राफ है ये हर मटेरियल के लिए सेम नहीं होगा, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। अलग अलग फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं मटेरियल्स के बीच में। जैसे मेटल्स के बीच में देखें तो वहां पर कुछ अलग तरह के फोर्सेस हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, आपने पढ़ा है शायद। और प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे फोर्सेस है, वो बहुत सारे चीजें अलग अलग रोल प्ले करती है, तो ग्राफ का नेचर भी अलग हो सकता है। दैट्स पूरा की पूरा बिहेवियर अलग होता है। चलिए भाई क्वेश्चन है मेरे पास, सर एक बार जब हम कोई हाइट से प्रोजेक्टाइल करते हैं तो मैक्सिमम रेंज बता दीजिए। कोई हाइट से प्रोजेक्टाइल करते हैं तो मैक्सिमम रेंज, मुझे लग रहा है आप ऐसा पूछ रहे हो कि हाइट से प्रोजेक्टाइल कर रहे हो और ग्राउंड पे मैक्सिमम रेंज क्या आएगी, ऐसा? आप पूछना चाह रहे हो कि ऐसे किसी बॉल को यहाँ से थ्रो करा है और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वेरी कर सकते हो आप, ये थीटा वेरिएबल है। और आप शायद ये पूछना चाह रहे हो कि ये जब ग्राउंड पे आएगा तो इस पॉइंट से कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ सकता है। ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, इनको करने के लिए इक्वेशंस बना लो, और डिफरेंशिएशन से ज्यादा आसान तरीका हो जाता है अगर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर्टीज यूज करें। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो, मान लो कि ये पार्टिकल फेंका गया था ओरिजिन से, ये पार्टिकल फेंका गया था ओरिजिन से, मान लीजिए इसकी स्पीड u थी, एंगल ऑफ पोजीशन थीटा है, तो क्या इसके पाथ की इक्वेशन लिख सकते हैं हम? क्या इसके पाथ की इक्वेशन लिख सकते हैं हम? रही जल्दी, इक्वेशन क्या होती है, कोई भी बोलिए फटाफट। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या आती है इस पार्टिकल की? प्रणीत बताइए, बोलिए इक्वेशन क्या आती है? नहीं सर, मतलब हम लोग को जब 11th में कराया था ये, तो मतलब मुझे इतना याद आ रहा है कि ऐसे कुछ क्वाड्रेटिक बनती है थीटा में और हाँ आर हाँ, मेरे में। को सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ पाथ बताओ इसकी, ट्राजेक्टरी की इक्वेशन। सर वो H0 वाली पता नहीं। हाँ बताओ ना, वो बताओ। सर एक अरे ऐसा काम थोड़ी चलेगा, सब चीजें ऑन द टिप्स होनी चाहिए, है ना, एक्स हिंट्स टेन आगे थीटा कुछ। माइनस जी एक्स अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। हाँ, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहला काम सभी बच्चे ये करेंगे कि जो फॉर्मूले हर चैप्टर के हैं उन्हें फटाफट याद करो। कोई आपको आधी रात में भी उठा के पूछे तो आपको नींद में भी बोलते हुए ढंग से आना चाहिए, इस लेवल पे आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। और जो बच्चा ये नहीं करेगा तो यार देखो दिक्कत आएगी। अब अगली क्लास से ऐसा कोई मिलना नहीं चाहिए, देखिए कि जो भी फॉर्मूला पूछो फटाफट बोलते आना चाहिए। क्लियर? चलो ये होती है इक्वेशन, और ये मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ बिकॉज देखिए ये हाइट जीरो हॉरिजॉन्टल लेवल से प्रोजेक्टाइल करा है, वही तो है ये। एक्स एक्सिस से प्रोजेक्टाइल को फेंका है, वही तो कोई हो रहा है ये। ओरिजिन से प्रोजेक्टाइल फेंको तो यही इक्वेशन आती थी, तो मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। जब पार्टिकल नीचे गिरेगा तो उसकी जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, वो हो जाएगी -h, और x कोऑर्डिनेट होगा r। इस पॉइंट पे जो उसकी इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स होंगे वो r, -h होंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर r, -h को। तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास -h इज इक्वल टू r tan थीटा माइनस जी, एक्स को डाल दो r अपॉन 2u², नीचे cos स्क्वायर थीटा को ऊपर sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये देखो ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक आ गई है, tan थीटा में क्वाड्रेटिक आ गई है। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी ना पार्टिकल को, हमेशा ही करेगी, हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए बिकॉज ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए चाहे वॉट एवर बी द एंगल थीटा बिटवीन 0 एंड 90। ठीक है, अब 0 90 के बीच में थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये r बदलेगा, r इट इज अ वेरिएबल, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो रियल आनी चाहिए बिकॉज 0 से 90 के बीच में मुझे कुछ ना कुछ तो रेंज मिलेगी से। तो फॉर
थीटा बिटवीन 0 एंड 90 रूट्स शुड बी रियल, मतलब रूट्स अगर थीटा 0 और 90 के बीच में ले तो ये इक्वेशन एक रियल रूट्स देगी मुझे। रूट्स रियल होने की कंडीशन क्या होती है बताइए? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना, है ना? बस तो डिस्क्रिमिनेंट जो भी इस इक्वेशन का है वो तो देखो tan थीटा में नहीं आएगा, वो तो थीटा के टर्म्स में नहीं आएगा, वो r पे कुछ कंडीशन आएगी, है ना? तो इसमें आपको r की कंडीशन मिल जाएगी। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो r पे कंडीशन मिल जाएगी, और r पे जो कंडीशन मिली वो ऐसी आती है कि r शुड बी ग्रेटर देन समथिंग, शुड बी लेस देन सम एक्सप्रेशन, तो उससे r की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे r के टर्म्स में इक्वेशन मिल जाती है, जो भी इक्वेशन मिलेगी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको आगे सॉल्व करते जाओ तो r की मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ से समझ में आ जाती है। चलिए आया क्वेश्चन ये? ओके, काइनेमेटिक्स का क्या आपको डाउट था? और कुछ ऐसी चीज बताइए जल्दी, कोई भी ऐसी चीज? काइनेमेटिक्स में एक वो फेमस क्वेश्चन होता है, एक बिल्ली दौड़ रही है या चूहा दौड़ रहा है, जो भी बोल देते हैं, एक पार्टिकल है ए, वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, बी हमेशा उसकी तरफ चल रहा है, वो क्वेश्चन याद है अच्छे से? यस, चलो वो हो गया फिर। मतलब तो ऐसे जो जो प्रॉब्लम्स होती है जनरली वो निकालते हैं फटाफट, जो जो दिक्कत है वो कंप्लीट कर लेते हैं अपन। आज बोल रहे हैं वो बता दो, चलो वो बता देते हैं, चलो पार्थ आपको। तो एक क्वेश्चन होता है, फेमस क्वेश्चन है कि एक वॉल वगैरह कुछ है, उसके साइड में पार्टिकल ए हमेशा सीधी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सपोज वो यू स्पीड से चल रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। t0 पर पार्टिकल बी यहाँ था, वो हमेशा ए की तरफ चल रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v। बी की स्पीड हमेशा ए की तरफ है, बी की स्पीड हमेशा ए की तरफ है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि बी हमेशा ए की तरफ चल रहा है। t0 का डायग्राम ये है, थोड़ी सी देर में क्या होगा कि ए पार्टिकल तो सीधा चल रहा है, तो जैसे यहाँ पहुंच गया, बी पार्टिकल ने थोड़ी सी देर में स्ट्रेट लाइन में मूव करा, ऊपर की तरफ मूव करा क्योंकि ए यहाँ था, लेकिन थोड़ा सा टाइम चलने के बाद ही क्योंकि पोजीशन ऑफ ए बदल चुकी है, तो पार्टिकल बी की वेलोसिटी की डायरेक्शन में बदलना चाहिए। ठीक है, तो पार्टिकल बी की वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो पार्टिकल बी अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी रखेगा। फिर थोड़े से टाइम में देखेंगे तो ए पार्टिकल थोड़ा और आगे आ गया, बी पार्टिकल जैसे यहाँ पहुंचा, अब फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बदल गई, पोजीशन ऑफ ए बदल गई, तो बी पार्टिकल फिर से अपनी डायरेक्शन बदल लेगा। तो ऐसा करते करते हम ड्रॉ करेंगे ना, तो बी का पाथ कुछ ऐसा आ जाता है, धीरे धीरे बी का पाथ कुछ ऐसा आ जाता है, बी ऐसे किसी कर्व पाथ में चलते हुए आता है ना? ये चीज तो आ जाती है जनरली बच्चों को, इसमें कोई समस्या अभी तक? इसमें कोई भी डाउट? नो। अब किसी रैंडम पॉइंट पे देखते हैं अपन, मान लीजिए बी यहाँ पे था, बी यहाँ पर है, किसी भी रैंडम पॉइंट को मैंने कंसिडर करा, अच्छा बी यहाँ पर है तो वेलोसिटी ऑफ कोर्स इसकी टेंजेंट के अलोंग ही होगी, बी की पाथ के टेंजेंट के अलोंग ही होगी वेलोसिटी, तो बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रही होगी पाथ के टेंजेंट के अलोंग, और बी की वेलोसिटी अगर इस तरफ है, इसका मतलब इस इंस्टेंट पे ए यहाँ पर होना चाहिए, जिस इंस्टेंट पे बी यहाँ है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, बिकॉज बी की वेलोसिटी हमेशा ए की तरफ है, इसका मतलब ए यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, और ए की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी वो तो हॉरिजॉन्टल थी। अब एक काम करिए, ये जो लाइन है ना, जो बी की वेलोसिटी की लाइन है, इससे यहाँ का एंगल थीटा मान लेते हैं, यहाँ का एंगल थीटा मान लेते हैं। अब देखिएगा कि जो वेलोसिटी ऑफ बी है उसका आपने हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा ले लिया है, तो अब मैं क्या क्या इक्वेशन यहाँ बना सकता हूँ? जब बी ए को कैच कर लेगा, मुझे वो टाइम निकालना है क्वेश्चन में, मुझे निकालना है व्हेन विल बी कैच ए, बी ए को कब कैच करेगा मुझे वो टाइम बताना है। तो जब भी बी ए को कैच करेगा दोनों एक ही जगह पर आ जाएंगे, जब दोनों एक दूसरे को बी ए को कैच कर लेगा तो एक ही लोकेशन पर आ जाएंगे, जब दोनों एक ही लोकेशन पर आ गए तो जितना बी का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उतना ही तो ए का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, सही बात है क्या?
जब बी ने ए को कैच करा तो जितना बी ए का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उतना बी का होना चाहिए, सही है। तो इससे मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं, देखिए ए का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसको लिख सकते हैं, ए की वेलोसिटी तो हमेशा हॉरिजॉन्टल है इसलिए उसको लिख सकते हैं u इनटू सपोज टी टाइम में कैच करा है तो ut लिख सकते हैं। ये क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया ए के लिए, और बी के लिए क्या हो जाएगा, वो बी की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज v cos थीटा एट अ जनरल पोजीशन, बट ये थीटा तो वेरिएबल है, v तो कांस्टेंट है बट थीटा वेरिएबल है, इसलिए मैं इस वेलोसिटी को dt लगा के इंटीग्रेट करूंगा। कब से कब, 0 से t टाइम तक। t टाइम में अगर कैच कर रहा है, लेट b कैचेस a, b मीट्स a इन टाइम t। तो ये लिख सकता हूं मैं, इज दिस राइट? चलो ये राइट है ना। अब b हमेशा a की तरफ जा रहा है और a की वेलोसिटी का देखिए u cos थीटा कंपोनेंट है इस लाइन के अलोंग, a की वेलोसिटी का u cos थीटा कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग। so what is their velocity of approach, what is their velocity of approach, right? उनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, मेरे पास रिजल्ट आया है v माइनस यू कॉस थीटा, बिल्कुल सही। b v स्पीड से जा रहा है a की तरफ और a u cos थीटा से अवे जा रहा था, तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस स्पीड से इस वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये होता है उनके बीच की जो भी डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस जो भी है, सपोज r है, उसका रेट ऑफ चेंज विद नेगेटिव साइन, क्योंकि प्लस में आ रहे हैं तो डिस्टेंस कम हो रही होगी ना। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज द रेट एट व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज रिड्यूसिंग। ठीक है, ये सही लिखा है, देखिए इसमें कोई समस्या, चलिए। तो अगर मैं dt यहां मल्टीप्लाई करूं और इंटीग्रेट वगैरह करूं तो माइनस dr का इंटीग्रेशन शुड इक्वल टू v माइनस यू कॉस थीटा dt का इंटीग्रेशन होना चाहिए। अब अपन ने क्या बात करी थी कि t टाइम में दोनों मिले हैं, तो 0 से t टाइम में जो बीच की डिस्टेंस होगी वो कहां से कहां बदल गई, शुरू में कितनी थी, शुरू में डिस्टेंस सपोज d थी, कैपिटल D थी, क्वेश्चन में दिया हुआ है शुरू में कैपिटल D डिस्टेंस पे, तो यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आएगी, कैपिटल D टू 0 आ जाएगी ना, जब मिल गए तो बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी ना। यस, नाउ ये जो इक्वेशन बनी ना मेरे पास, इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व करते हैं। माइनस डी आर माइनस बाहर ले लो, डी आर का इंटीग्रेशन विल बी आर, आर की लिमिट लगा दो तो यहाँ पे तो डी आ जाएगा, बाहर एक माइनस साइन है और 0 माइनस डी से माइनस डी आया तो यहाँ पे तो लिमिट डी आ गई, सॉल्व करके उड़ा के। अच्छा इसमें देखे तो v इंटू डी टी, ये तो कांस्टेंट है, v तो कांस्टेंट है, v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन तो vt आ जाएगा, माइनस u बाहर ले लो कांस्टेंट है, 0 से t cos थीटा dt, ये बच गया मेरे पास। मुझे cos थीटा का फंक्शन नहीं पता तो मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा, ये थीटा है और ये t है, दोनों अलग वेरिएबल, तो मुझे या तो थीटा को t के फंक्शन में रखना पड़ेगा तब जाके मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं इंटीग्रेट ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग अलग है। तो यहाँ फंस गए अपन, लेकिन हमें एक इक्वेशन यहाँ भी पता थी, इसमें से v कॉमन ले सकता हूँ बिकॉज v इज कांस्टेंट, तो 0 से t cos थीटा dt, ये मुझे पता है ut by v आने वाला है ना। बाय दिस फर्स्ट इक्वेशन आई नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t cos थीटा dt इज ut by v, तो आप वो उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, वो उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो d माइनस इक्वल टू vt माइनस u, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या थी, ut by v। नाउ यू हैव एन इक्वेशन इन टाइम, आप टाइम निकाल सकते हो, ये v को यहाँ एलसीएम ले लो तो सॉल्व कर करा के क्या आ जाएगा, टाइम dv अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ऐसा निकल जाता है टाइम। बताइए आया क्या समझ में क्वेश्चन ये? क्या है, अच्छे से क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ जो थीटा है इसकी वैल्यू कहां से कहां बदलती है, थीटा का रेंज क्या है, तो इस क्वेश्चन है थीटा की वैल्यू कहां से कहां चेंज होती है, 90 टू 0, वेरी गुड है ना, इनिशियली 90 बाद में 0। अच्छा बीच में कभी 60 डिग्री भी तो आया होगा ये, है ना, 60 डिग्री भी तो होगा कभी ना कभी, यस।
तो जब 60 डिग्री होगा, देखिए तुम्हारे पेपर से क्वेश्चन आया था, अगर आपने दिया हो वो स्टेट जो पेपर हुए थे स्पेशल असेसमेंट टेस्ट, तो उसमें क्वेश्चन आया था, उसमें यही डायग्राम था और शुरुआत में बी का एक्सेलरेशन पूछ लिया था उस क्वेश्चन में, याद है? क्वेश्चन आया था जिसमें शुरू में बी का एक्सेलरेशन पूछा था। हाँ, अब चलो मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि थीटा 60 डिग्री है, तब बताओ बी का एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ बी व्हेन थीटा इज 60 डिग्री, क्या आप इसे कर सकते हो? बताइए। क्या ये हो जाएगा? बच्चे यस बोल रहे हैं, वेरी गुड, करिए, निकालिए एक्सेलरेशन ऑफ बी व्हेन थीटा इज 60 डिग्री, करिए। चलिए काम करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो अपन साथ में करते हैं, है ना? ये तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको, फिर मैं 10 मिनट दूं, फिर मैं समझाऊं 10 मिनट में, इससे अच्छा तो अपन साथ में कर लेते हैं। तो मेरे पास प्रणीत, कुशाग्र, चित्रेश सबने कहा था यस कर सकते हैं, तो कोई भी मुझे अप्रोच बताने की स्टार्ट करिए, कैसे करें बताइए, अप्रोच कैसे करें? हाँ बोलिए। सर सर कोई भी एक जनरल पॉइंट पे उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अच्छा, वेरी गुड, इसका हॉरिजॉन्टल किसका किसका निकालेंगे, किसका? सर जो पार्टिकल फॉलो कर रहे हैं। बी का, है ना? चलो, तो बी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेलरेशन निकालना है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को नाम दे देते हैं, चलो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है। तो एक्स और वाई निकालना है, कैसे निकाले एक्स और वाई? सर मैंने तो एक छोटे टाइम में जितना एंगल चेंज होगा उसके हिसाब से निकाल लिया था। कैसे चेंज होगा एंगल, बताओ। सर जैसे कि जो हमारा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उसमें हाँ पहले वेलोसिटी v cos थीटा हाँ, v cos थीटा है, फिर इसका तो थोड़ी देर बाद वो v cos थीटा माइनस dt हो जाएगा, d थीटा हो ठीक है, जाएगा। बिल्कुल सही। फिर अपॉन अपॉन dt करके फिर लिमिट लगा ली d थीटा टेंडिंग टू 0। अपॉन क्या कर दिया था? अपॉन dt करके हाँ, d थीटा टेंडिंग टू 0 कर दिया था। नहीं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, थीटा 60 है यहाँ, यहाँ क्या करें? हाँ सर, फिर उसके बाद एक बार जनरल पे उस पर आ गई, इसके बाद थीटा की वैल्यू रख चल दी। बोलते जा, एक्स आ गया, एक्स एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जो हो जाएगा वो हो जाएगा v cos थीटा डैश, जो भी फाइनल एंगल है, माइनस v cos थीटा जो पहले का एंगल है, डिवाइड बाय जो भी टाइम लगा। ऐसे कहना चाह रहे हो? हाँ सर, तो है v ना? sin थीटा हाँ, v sin थीटा dt by dt आ जाएगा। और v cos थीटा डैश को लिखूंगा थीटा माइनस d थीटा, ऐसा कर देंगे, है ना? तो उसको सॉल्व कर तो रखे, क्या आया मेरे पास? v sin थीटा d थीटा by dt। ठीक है, अच्छा इसको निकालने का थोड़ा आसान तरीका ये भी तो हो सकता था कि वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है उसको मैं ऐसे लिखूं डी डी टी ऑफ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और इसको लिख दूं डी डी टी ऑफ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इज v cos थीटा। v तो कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा इनटू d थीटा बाय dt। सही है यस सर। ना? ये थोड़ा आसान होगा समझने के लिए, आंसर वही आया। और तुम्हारे और मेरे में फर्क ये है कि तुमने डी थीटा साइन के साथ नहीं लिया, मैंने डी थीटा बाय dt मेरा नेगेटिव आएगा इस केस में, क्योंकि थीटा धीरे धीरे कम हो रहा है ना, तो मेरा डी थीटा बाय dt नेगेटिव है, और आपने डी थीटा जो चेंज इन थीटा था वो डायरेक्टली नेगेटिव लिया था, तो इसलिए अपने एक माइनस का फर्क आया, बाकी तो सेम है अपना। चलो फिर क्या करें? सर फिर वर्टिकल में भी निकाल लिया, वो माइनस मतलब वो v cos थीटा d थीटा by dt है। v sin थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v cos थीटा d थीटा बाय dt आ जाएगा। वेरी गुड। अब सर अब d थीटा by dt हम लोग 60 डिग्री पे निकाल लेंगे। कैसे? सर u का cos 30 मतलब
जो ऊपर वाली वेलोसिटी है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे, हाँ तो आ जाएगा फिर u cos 30 डिग्री। u का इधर कंपोनेंट आएगा u cos 30, u cos 60, इधर आएगा u sin 30, तो u √3/2। ठीक है, फिर सो उससे फिर d थीटा बाय dt आ जाएगा, और मतलब कैसे आएगा? r निकालना पड़ेगा अभी। r निकालना पड़ेगा। हाँ सर, तभी ओमेगा आएगा। हाँ r निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सही, तभी ओमेगा आएगा। तो अब r कैसे निकाले? r कैसे निकाले? सर हमारी डी थीटा बाय dt के लिए आपने जो बोला वो एक बार सबको बता देता हूँ मैं क्या बोला था। डी थीटा बाय dt निकालने के लिए उन्होंने सोचा है कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते। भाई ए तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ए के रिस्पेक्ट में बी को देखे तो एक वेलोसिटी v इधर दे देंगे और u इधर दे देंगे और v इधर है, और u का एक कंपोनेंट ऐसा आएगा u sin थीटा, और u sin थीटा की वजह से ये b घूम रहा है अबाउट है, तो u sin थीटा बाय r ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव वाली। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी u sin थीटा अपॉन r। तो ऐसा कुछ सोच रहा है प्रणीत, ठीक है, कि u sin थीटा बाय r से अपन को ओमेगा मतलब d थीटा बाय dt मिल जाएगा। ऐसा कुछ अपन लॉजिक लगा रहे हैं। अब फंस ये रहे है कि यहाँ पर ये r कैसे निकाले। चलो इसके लिए कोई कुछ बताएगा, r कैसे निकाले? सर वो dr बाय dt की इक्वेशन से, चित्रेश ने एक हिंट दी है dr बाय dt की इक्वेशन से, तो मैं भी लिख देता हूँ। dr बाय dt की इक्वेशन अपने पास कुछ ऐसे आई थी, माइनस dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v माइनस u cos थीटा dt फ्रॉम 0 टू t, और यहाँ पे 0 d से किसी r तक कर देते जनरल टाइम के लिए। और इसके अलावा मेरे पास एक इक्वेशन और थी ना, याद करो, कि u इंटू टी इज इक्वल टू अपन ने क्या बनाया था, v cos थीटा इंटू इसका इंटीग्रेशन 0 से t, ऐसा कुछ बनाया था। तो दूसरी वाली लगा सकता हूँ क्या मैं? दूसरी वाली लगा सकता हूँ क्या? नो, बिल्कुल सही आंसर इज नो। क्यों? अभी डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है एक्स डायरेक्शन। हाँ अभी डिस्प्लेसमेंट एक्स में सेम नहीं है, बिल्कुल सही, तो ये नहीं लगा सकता मैं। तो फिर क्या करूँ, इस एक इक्वेशन से कुछ हो जाएगा क्या मेरा अपना? इसमें तो cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन आ रहा है, फंस जाएंगे ना अपन। क्या करें? देखो बेसिकली हमें निकालना d थीटा बाय dt है ना, हमें निकालना d थीटा बाय dt है ना, है ना? यस, हमें निकालना d थीटा बाय dt है। तो एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, हमें पता है इस पार्टिकल को एक काम करते हैं, ये किसी जनरल टाइम पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ut, 0, इसके कोऑर्डिनेट, और जनरल टाइम पे इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है, ये ओरिजिन था ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, इधर x एक्सिस और नीचे की तरफ y एक्सिस है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। अब बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में जनरल टाइम पे लिख सकता हूँ, जनरल टाइम पे इनके बीच की डिस्टेंस लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन थी मेरे पास, तो थोड़ा सा मैं सही कर दूं, मुझे पता है कि dr बाय dt का माइनस साइन वो है हमारे पास v माइनस यू कॉस थीटा, और जनरल टाइम पे दोनों के बीच की डिस्टेंस r का स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर, बोलो। अगर कोऑर्डिनेट्स मुझे पता हो तो क्या लिखूंगा r का स्क्वायर? ut माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं,
है ना, ये अपने पास आर की इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख देते हैं अपन, चलो। और मुझे क्योंकि dr बाई dt पता है, तो dr बाई dt के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अपन निकालते हैं dr बाई dt। तो dr बाई dt के लिए इसको एक बार जो डिफरेंशिएट करा, रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ समथिंग आ जाता है, ये आ गया, है ना। उसके बाद फिर ut माइनस एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 टाइम ut माइनस एक्स आएगा, और इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस dx बाई dt आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड बाई dt आ जाएगा। am I राइट? चलो, तो ये dr बाई dt की इक्वेशन आ गई। अच्छा, ये dr बाई dt मुझे पता है क्या है, ये ऑलरेडी मुझे पता है क्या है। और इसमें dx बाई dt डिवाइड बाई dt ऐसे भी टर्म्स आ गए हमारे पास, ठीक है। इसको मैं अगर इधर ले जाऊं, ये हमारे पास क्या था, ये r ही था, r dr बाई dt बन गया हमारे पास ये। सर इससे तो सर इससे और सर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, एक सर मिनट। एक तरीका कर सकते हैं। हाँ बोलिए। सर हमने dr बाई dt निकाल लिया है, और हमने हम यहाँ से d थीटा बाई dt भी निकाल लिया है हमने r के टर्म्स में। हाँ, तो सर हम डिवाइड कर देंगे तो dt एलिमिनेट हो जाएगा, तो r और थीटा में एक इक्वेशन निकाल लेंगे। r और थीटा में, तो ये तो x और y के टर्म्स में इक्वेशन। नहीं सर, मतलब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जा रहा था ना, इसलिए सर वो से r और थीटा में एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर थीटा पे r आ जाएगा हमारा। सही बोल रहे हो आप। एक dr बाई dt हमें पता है किसी जनरल एंगल थीटा पे, आप अच्छा उस तरह से सोच रहे हो। और वो d थीटा बाई dt अपन ने लिखा था, याद करो, वो क्या आया था अपने पास, u sin थीटा बाय अपॉन r, r। है ना। अब इन्हें डिवाइड कर देंगे। हाँ, अब इन्हें डिवाइड करके r इज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा, बिल्कुल सही। और थीटा 60 डिग्री पे r आ जाएगा फिर। चलिए, अब हाँ नीचे सर। वाली इक्वेशन चेक करना है कि थीटा के साथ sin 1 की गड़बड़ तो नहीं हो रही नीचे, ये जरूर चेक कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ऊपर वाली तो r डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, वो सही है। नीचे वाली इक्वेशन में थीटा टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, उसका अपन ने कुछ सोचा नहीं था। माइनस हमारे साइन आएगा सर उसमें। हमारे थीटा की डायरेक्शन ये है। अभी अच्छे से सोच लेते हैं ना, a के रिस्पेक्ट में जब b को देखेंगे, a के रिस्पेक्ट में जब b को देखेंगे तो u sin थीटा इस तरफ आएगी, तो a के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आने वाली है, ऐसी। वेलोसिटी u sin थीटा इस तरफ देखेंगे ना, u sin थीटा इस तरफ है, तो u sin थीटा बाय r करेंगे तो वो वेलोसिटी ऐसी आएगी, और वो थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए मुझे यहाँ एक माइनस साइन लगाना चाहिए था। हाँ, ये ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है। तो इनको डिवाइड कर लो, तो डी आर और थीटा के टर्म्स में एक इक्वेशन बन जाएगी, डी आर और डी थीटा की इक्वेशन बनेगी, उसे इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेट करके फिर वहां पर अपन निकाल लो कि थीटा जब 90 से 60 हुआ तो आर की वैल्यू क्या हो गई होगी। यस, गुड। इससे कुछ हो रहा है क्या सॉल्व करके, आगे करो। इनको डिवाइड करा तो हमारे पास बनेगा डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू वी माइनस यू कॉस थीटा बाई यू साइन थीटा। ये डी थीटा वहां ले जाओ, इंटीग्रेट करो, ठीक है। डी आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, कैपिटल डी से आर तक, और थीटा 90 से 60 जा रहा था, थीटा की लिमिट 90 को π/2 डालना और 60 को π/3 डालना, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन कर लो, क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। करो फटाफट, क्या आएगा, यहाँ आ रहा है मेरे पास d माइनस आर, सॉरी r माइनस डी आएगा ना, ये तो उल्टा करेंगे ना अपन, r माइनस डी, और उधर लिमिट्स वगैरह ये v बाई यू 1 बाय साइन थीटा का इंटीग्रेशन, 1 बाय कोसाइन थीटा कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन करो फटाफट। क्या आने वाला है, लिमिट में लगा के सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा इधर। तो उससे r मिलने वाला है, देखो यहाँ से आपको, निकालिए r क्या आने वाला है यहाँ से, फटाफट निकालिए।
सर आ गया, बताओ सर। cosec थीटा d cosec थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा होल की पावर। लिमिट रख जाएगी ना बेटा, इसमें थीटा क्यों बोल रहे हो आप? सो मैंने थीटा 60 डाला है, डाल देता हूँ एक मिनट। लिमिट लगाना प्रॉपर 90 से 60, 90 से 60, सिर्फ 60 मत डाल देना। सर आपने डिवाइड करा तो आर कहाँ गया? सर आर गायब हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ मेरे से गलती हो गई। डी थीटा बाय इस दोनों को डिवाइड करा तो यहाँ पर 1 अपॉन दिस बाय दिस करेंगे तो आर इंटू में आएगा, तो यहाँ नीचे आर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना? हाँ सर ये मेरे से गलती हो गई थी, इनको डिवाइड करा तो दिस बाय दिस आया है, तो आर ऊपर न्यूमरेटर में इधर डिनोमिनेटर में आएगा। हाँ तो सही है, फिर यहाँ पे ln r बाय डी आने वाला है। चलो उधर भी शायद ln वेलन में आने वाला है। करिए, निकालिए, बताइए आंसर जल्दी से। सर 2/√3 इंटू हाँ किसकी वैल्यू बता रहे हो मुझे? आर की 2/√3 इंटू √2/3 की पावर v/u 2/3 की पावर v/u इंटू डी। इंटू डी, ऐसा? यस सर। ठीक है, तो सब बच्चे ऐसे कुछ आंसर दे रहे हैं, तो बस ये अब आंसर आ गया है आर का, इसको यहाँ पे रख देना। वो अपना कहा अपन ने लिखा था ना एक्स और एवाई का कुछ रिलेशन लिखा था, ये एक्स और एवाई में डी थीटा बाय dt चाहिए था हमको। अब डी थीटा बाय dt निकल जाएगा अपने पास से, आर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और थीटा को 60 डाल दो, तो डी थीटा बाय dt आ गया, उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके अपन ने कर दिया। अच्छा ये एक 1 2 3 4 में भी आपने क्वेश्चन करा होगा, ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस पे 3 पार्टिकल है और तीनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ए बी की तरफ, बी सी की तरफ, सी ए की तरफ। तो थोड़ी देर में क्या होता है, वो इक्विलेटर ट्राइंगल घूमते घूमते छोटा होता जाता है। आपसे शायद उसमें एंगल पूछा था, पार्टिकल की डिस्टेंस आधी हो जाती है तो कितना घूम गया होगा ट्राइंगल, याद है? 1 2 3 4 का क्वेश्चन है ना? हाँ वो वैसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। ओके, फिर इसके बाद है ना एक क्वेश्चन आता है, वो मेरे को डाटा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, अपन उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। एक पार्टिकल है जो 1 मीटर चल रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, 1 मीटर चलने के बाद थीटा एंगल घूम के, थीटा एंगल घूम के फिर 1 मीटर चल रहा है, फिर थीटा एंगल घूम के फिर 1 मीटर चल रहा है। ऐसा बार बार सेम एंगल थीटा रोटेट कर रहा है वो, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। Every time it is covering a distance of 1 meter and now it's bent with the original direction by theta angle। मतलब मैं बोर्ड पे अगर दिखाऊं आपको, पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, 1 मीटर चला, फिर थीटा एंगल बेंड हो गया, फिर 1 मीटर चला, फिर थीटा एंगल फिर बेंड हो गया अपनी डायरेक्शन से, फिर 1 मीटर चला, फिर अपनी डायरेक्शन से थीटा एंगल फिर से बेंड हो गया, और ऐसा चलते जा रहा है, बार बार ऐसा मोशन करते जा रहा है। मान लीजिए उसकी जो स्पीड थी मोशन में वो 1 मीटर पर सेकेंड थी, मतलब हर बार वो 1 सेकेंड चल रहा है और फिर थीटा एंगल से घूम रहा है। तो थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ था, चलो थीटा वेरिएबल ऐसा मान लेते, थीटा वेरिएबल ऐसा मान लेते। क्या थीटा के टर्म में मुझे बता सकते हो वो टाइम जब पार्टिकल वापस ओरिजिन पे आ जाएगा? कैन यू गिव मी द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल विल रिटर्न बैक टू ओरिजिन? करिए करिए ट्राई, find the time in which particle will return back to origin। स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा अभी मैंने दिया नहीं आपको, थीटा के टर्म्स में आंसर दे देना। करिए,
डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है सर वो? एवरी टाइम इट इज कवरिंग 1 मीटर डिस्टेंस, एवरी टाइम इट इज कवरिंग 1 मीटर डिस्टेंस। एक एक मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और एक एक मीटर करके फिर बार बार थीटा एंगल से घूम जा रहा है, और स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, मतलब हर बार 1 सेकंड में घूम रहा है। आपको बताना है कितनी देर बाद वापस ओरिजिन पे आया। चलिए ट्राई। चलो मेरे पास आंसर आ गया है। कुछ बच्चे दे रहे हैं आंसर मुझे 2 पाई बाय थीटा, कुछ का आंसर पाई बाय थीटा, एक आंसर आ रहा है n 360 बाय थीटा। कुछ बच्चों का पाई बाय थीटा, कुछ का 2 पाई बाय थीटा। ओके, काफी वेरिएबल दिख रहा है मुझे आंसर। कैसे करा बताओ। सर ये जो इसका मतलब अपन सरकम सर्कल बनाएंगे, उसका अपन उस पे सेंटर पे इसका एंगल लिख लेते हैं, उसके सेंटर पे इसका। इज इट नेसेसरी दैट सर्कम सर्कल ही बनेगा? क्या पार्टिकल एक बार घूम के पक्का पहुंच जाएगा ओरिजिन पे? हाँ सर, वो रेगुलर फिगर जो भी बनेगा वो रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा, और सारी क्यों साइड्स बनेगा इक्वल है, रेगुलर पॉलीगॉन? मुझे समझ नहीं आ क्योंकि रहा। सारी साइड्स इक्वल है, और हाँ, मतलब तो क्या ये कंफर्म है कि वो हमेशा एक बार ऐसा पूरा घूम गया तो ओरिजिन पे पहुंच जाएगा? थीटा वैसा नहीं दिया। आपके जो आंसर आ रहे हैं ना, जैसे किसी का आंसर आया 2 पाई बाय थीटा, तो ये मुझे थोड़ा जम नहीं रहा आंसर। सर हाँ, सर वो ऐसा 360 n बाय थीटा आएगा, जिसमें n स्मॉलेस्ट इंटीजर है, जिसके लिए 360 n बाय थीटा एक इंटीजर होगा। तो एक मेरे पास आंसर आया 360 n बाय थीटा। ये कैसे दिया आंसर? सर मतलब ऐसा होगा कि अगर 360 बाय थीटा एक इंटीजर आ जाता है तो कोई n मतलब एक n साइडेड पॉलीगॉन बन जाएगा और वो हाँ ओरिजिन पर आ जाएगा वापस। हाँ पर अगर वो 360 बाय थीटा इंटीजर नहीं आता है, मतलब वो एक स्टार मतलब एंगल कंप्लीट अच्छा नहीं कर ठीक है। पाएगा अच्छा, आप 360। मुझे इसको थोड़ा सा लॉजिकली करके दे रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि मैथमेटिकली समझा सकते हो क्या मुझे? क्या मैथमेटिकली मुझे ये आंसर प्रूव कर सकते हो कि सही है? हाँ सर, कर देता हूँ सर। कैसे सर मतलब मैथमेटिकली कैसे करें? अगर उसको ओरिजिन पर आना है तो उसको उसका जो नेट एंगल घूमा है वो 360 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ओरिजिन पर आना है तो नेट एंगल जो घुमा है 360 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब इज इट रियली नेसेसरी? ठीक है, तो तो 360 सर का एंगल घूम के 360 का एंगल घूम के ओरिजिन पे कैसे कंफर्म होगा तुमको? ऐसा नहीं हो सकता क्या पार्टिकल ये चला, है ना, ऐसा चला, ये देखो मेरा पाथ बना रहा हूं मैं, ये देखते जाना है ना, ये हो जाए तो कुछ सर इस तरह ये का नहीं डायग्राम बन जाए तो
नहीं सर, फिर ऊपर हमने एंगल ज्यादा घूम लिया फिर उस नहीं केस में। मतलब मान लो ऐसा ऐसा हो जाए कि आया तो वापस से 360 घूम के एक्स एक्सिस पर है, पर एग्जैक्ट ओरिजिन पे नहीं आया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो और सकता सर। देखिए जब जब पहले ट्राइंगल जो रहता है 3 साइडेड है, उसमें रेगुलर अगर अपन घूमेंगे, अगर थीटा अपना फिक्स है 120 डिग्री, तो थोड़ा सा ट्राइंगल है ना, बनेगा। आप जो लॉजिकल जा रहे हो ना, ये स्क्वायर पेंटागन मैं चाह रहा हूँ मैथमेटिकल आंसर, देखो मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे। जब वो ओरिजिन पे आएगा, वापस अगर ओरिजिन पे आया, तो उसका x का डिस्प्लेसमेंट और y का डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 होना चाहिए, ठीक है? x का डिस्प्लेसमेंट और y का डिस्प्लेसमेंट टोटल 0 होना चाहिए। अब x का डिस्प्लेसमेंट पहले कितना था, फर्स्ट कितना था, वो था 1 इंटू कॉस 0। दूसरी बार x का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 इंटू कॉस थीटा। तीसरी बार क्या हुआ, 1 इंटू कॉस 2 थीटा। am I right? सही लिख रहा हूं मैं? पहली बार के Yes, मूवमेंट sir. में इतना डिस्प्लेसमेंट, दूसरी बार के मूवमेंट में इतना डिस्प्लेसमेंट, तीसरी बार के मूवमेंट में इतना डिस्प्लेसमेंट, ऐसा करते 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 मान लो n सेकंड हो गए, तो आखिरी जो nth सेकंड है उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, क्या यही आएगा? हाँ सर। है ना, सोच लो अच्छे से। और ये जो सम आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है? और बिल्कुल ऐसे y में भी होना चाहिए। y का डिस्प्लेसमेंट पहली बार 1 इंटू साइन 0, दूसरी बार 1 इंटू साइन थीटा, तीसरी बार 1 इंटू साइन 2 थीटा, ऐसा करते करते 1 इंटू साइन n-1 थीटा। ऐसा लिखूंगा ना y का डिस्प्लेसमेंट, पहली बार y का डिस्प्लेसमेंट, दूसरी बार y का डिस्प्लेसमेंट, तीसरी बार y का डिस्प्लेसमेंट। अब ये थर्ड सेकंड में जो y में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा x एक्सिस से, तो इसका 1 का साइन 2 थीटा कंपोनेंट आएगा। सही है क्या? तो ये दोनों इक्वेशन का सम आना चाहिए 0। इज इट राइट? आए ना, ये तो बोल दो, इज इज राइट? यस। अब इस इक्वेशन का सम बता सकते हो, इस क्या बोलते हैं, सीरीज का सम बोलो, इस सीरीज का सम क्या, इस सीरीज का सम आता है? आता है कि नहीं आता है? सर हाँ, सिंपल आंसर आता है कि नहीं आता है? आता है तो बता दो, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। सर एक मिनट रिकॉल करने दीजिए। पहली वाली सीरीज का बोलो। साइन वाली साइन सीरीज का n बताएगा। बीटा बाय 2 अपॉन हाँ। साइन बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2। अच्छा, बीटा वेरी होता है गुड, कैसे कॉमन निकाला? डिफरेंस, बीटा होता है कॉमन डिफरेंस हाँ, और कैसे n निकाला? होता है नंबर ऑफ टर्म्स। सर वो कैसे निकाला वो याद नहीं, वो फॉर्मूला याद था मैथ्स का। अच्छा, एक काम करो, नीचे वाले को आयोटा से मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, क्या आएगा? नीचे वाली सीरीज को आयोटा से मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, क्या आएगा? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अरे तो उसके आगे और दिमाग लगाओ। सर वो बन जाएगी, e टू द एक पावर जीपी आयोटा बन थीटा, जाएगी, जीपी बन जाएगी आयोटा क्या आएगा थीटा। यहाँ, क्या लिखूं, ई की पावर 0। अरे आगे समीशन लगा दिया मैंने। आर थीटा, आर की वैल्यू r r इक्वल टू 1 टू n, समीशन r इक्वल टू 1 टू n, बोलो। r माइनस 1 थीटा आ जाएगी। ठीक है, चलो बोलो, इसका सम क्या आएगा? दिस इज जीपी, जीपी है ना? हाँ सर। हाँ, क्या आता है जीपी का सम? मुझे याद नहीं फॉर्मूले, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं मैथ पढ़े हुए बहुत समय हो गया। तो क्या आता है जीपी का सम? a इंटू आर की पावर n-1 a into r की पावर n-1 upon r-1।
हाँ तो मुझे अच्छे से याद है इसका मतलब। तो ए क्या आएगा यहाँ पे, ए आने वाला है e टू द पावर 0 है ना, इंटू आर, आर आने वाला है e टू द पावर आई थीटा। इसकी पावर क्या होती है, शायद n-1 होती है, 1 to n टर्म है तो n-1, -1 डिवाइड बाय r-1, ऐसे होता है। सर वो n-1 की जगह n आएगा। n-1 की जगह n आएगा, चलो n कर देते, ठीक है। और ये सब हमें मिलना चाहिए 0, बस हो गया क्वेश्चन। मुझे लगता है हो गया क्वेश्चन, हो गया क्या? क्या करूं उसके बाद? सर ये n आया इसको होता है 0 थीटा, हाँ ये इसको मल्टीप्लाई कर दूं 0 में, ये 1 हो गया, ठीक है। e to the power iota n theta equal to, अब हाँ ln ले लेंगे। हाँ हो गया क्वेश्चन फिर। क्या आ जाएगा बोलो ln लेके? टू द पावर आयोटा n थीटा इक्वल टू 1 कब आता है? सर वो उसको सर कॉस के फॉर्म में लिख लेंगे और फिर रियल पार्ट और वो इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेंगे। सर 1 को e की पावर 2n पाई आयोटा लिख देंगे। 1 को e की पावर 2n पाई आयोटा, चलो बस इससे n थीटा समझ में आ गया, 2n पाई। सर n को m ले लो, अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा अलग हो सकता है, n को m ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से थीटा समझ में आ गया हमें, 2m पाई बाय n थीटा। नाउ दिस इज आई थिंक मोर एक्यूरेट, नहीं सॉरी ये मुझे तो n निकालना था ना, तो n को इधर रहने दो और ये हो गया, हाँ ठीक है अब सही है शायद। तो जो आप आंसर बोल रहे थे वो मैथमेटिकली लेके आ गए अपन, है ना? यस हाँ आपने बिल्कुल सही कहा था, पर मैं बस मैथमेटिक्स चाह रहा था उसका। चलो तो ये थोड़ा सा अपन ने मैथमेटिकली देख लिया। तो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस अपन ने कुछ ऐसे देखे, और कुछ काइनेमेटिक्स में आपको कहीं दिक्कत आती हो, किसी जगह पे फंसते हो आप, ऐसा कुछ बताइए। बाकी ठीक है, काइनेमेटिक्स में सब हो जाते हैं। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का याद है, कैसे निकालते? रेडियस ऑफ कर्वेचर v स्क्वायर बाय a। हाँ बिल्कुल सही। जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या ए नॉर्मल बोल दो उसको, वो होना चाहिए पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आरसी लिखा, और पार्टिकल की स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो इस तरह से कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपसे, इसका मतलब। चलो तो फिर काइनेमेटिक्स में आई थिंक मुझे फिर आपको लगता है प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर हीट एंड थर्मो चैप्टर में बात कर लेते हैं। चलो हीट एंड थर्मो, अभी जो भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है टॉपिक जो बिल्कुल दिक्कत देता हो, आपको याद नहीं आ रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए वेव्स आ रही है, वेव एक पॉइंट पे पहुंची, दूसरी तरफ मीडियम अलग है, इधर मीडियम अलग है, तो वेव रिफ्लेक्ट भी होगी और आगे भी जाएगी, ट्रांसमिट भी होगी और रिफ्लेक्ट भी होगी। अब रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड्स क्या थे, बताइए। रिफ्लेक्ट चित्रेश करते अपन, ये भी अच्छी चीज उठाई आपने। अभी जो बात कर रहे हैं अपन उसको पहले कंप्लीट कर लेते। एक वेव आ रही है, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग रस्सी पे आ रही है, उधर रस्सी अलग है, मोटी रस्सी सपोज, तो एक वेव इंसिडेंट हुई, उससे फिर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव बनी, तो इनके एम्पलीट्यूड क्या आते? सर वो जो बाद की वेलोसिटी v2 मान लेते पहले वाली की v2, हाँ हाँ तो जो ट्रांसमिटेड होगी वो 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 और रिफ्लेक्टेड होगी वो v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 टाइम्स एम्पलीट्यूड। ठीक है। और फेज का क्या चेंज होता है? फेस का अगर डेंसर हो और मतलब रेयरस्ट से आ रही हो हाँ तो पाई का आता है, और फिर अगर डेंसर से हो तो रिफ्लेक्टेड वाले में कुछ फेस डिफरेंस नहीं आता। ठीक है। क्या जो आपने एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले बोले वो डिराइव करके दे सकते हो मुझे? नहीं सर, नहीं बताया डेरिवेशन। एनी लॉजिक?
कोई भी लॉजिक कैसे डिराइव करे, क्या Sir, तो इक्वेशन बना कुछ सकते हैं? एनर्जी कंजर्व से। और हाँ कुछ सर, वेरी गुड, energy एनर्जी conservation। कंजर्वेशन। और कुछ सर वो स्पीड और स्पीड का रिलेशन कि क्या? स्पीड दोनों में, मतलब दोनों की स्पीड हमको पता है √T/μ, टेंशन हाँ सेम मानते हैं। हाँ, आगे सब फिर उसका एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, सर ने इतना बताया था, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया था। अच्छा देखो, इंसिडेंट वेव आई, उससे वेव रिफ्लेक्ट हुई, ट्रांसमिट होके गई। इंसिडेंट वेव की इक्वेशन कुछ मान लो, मान लीजिए y इक्वल टू ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा कुछ मान लिया। उसके बाद वेव रिफ्लेक्ट होके गई, ये इंसिडेंट को वाई आई बोल देता हूँ, रिफ्लेक्टेड को वाई आर बोल देता हूँ। उसका एम्पलीट्यूड ए आर साइन क्या लिखूं, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दूं क्या, क्या लिख दूं क्या ऐसा? नो, प्लस के एक्स हो जाना चाहिए, है ना। और ट्रांसमिटेड की इक्वेशन क्या लिखूं, एटी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, चलेगा ऐसा लिखना? ट्रांसमिटेड चलेगा क्या? यस सर। गलत, के बदलेगा, के बदलेगा, के डैश बोल दो सपोज उसको। अरे दूसरा मीडियम हो ना, के बदल जाएगा, लेमडा बदल जाएगा, दूसरे मीडियम में ओमेगा सेम रहता है। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसका फेज चेंज हो सकता है और ट्रांसमिटेड का फेज चेंज नहीं होता। तो अभी रिफ्लेक्टेड का कुछ फेज चेंज हो गया है ऐसा फाई मान लो, है ना, और ऐसा लिख दो। चलो अब इस पॉइंट पे चाहे अभी देखिए ये रोप है जिसपे वेव इंसिडेंट हुई है, इस पे वेव कंटिन्यूस आ रही है, ये जो इक्वेशन है वो कंटिन्यूस है, मतलब हर टाइम पे है। और ये इक्वेशन भी कंटिन्यूस है रिफ्लेक्टेड की, मतलब ये दोनों वेव एक साथ यहाँ है, एवरी टाइम इस रोप पर दोनों वेव एक साथ है। तो इस रोप पर किसी भी पॉइंट का रिजल्टेंट आपको लिखना है, रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस लिखना है, तो आपको इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड का सम लिखना चाहिए, क्योंकि इस रोप पे दोनों एक साथ प्रेजेंट है। वैसे इस रोप पे देखेंगे तो ये एक वेव ही प्रेजेंट है, पहले तो कोई थी नहीं, बस ओनली ये वेव प्रेजेंट है। तो इस रोप पर किसी भी पॉइंट का डिस्टर्बेंस लिखना है तो आपको ये लिखना चाहिए। अब इस पॉइंट की बात करें जहां पर दोनों वेव मिल रही थी, वो मान लेते x इक्वल टू 0 है। जहां दोनों वेव मिल रही थी वो x इक्वल टू 0 ऐसा मान लो, वो x इक्वल टू 0 है। तो इस पोजीशन पर चाहे इस रोप से देखे चाहे इस रोप से देखे, डिस्टर्बेंस तो पॉइंट का सेम ही आना चाहिए ना, क्योंकि जंक्शन पॉइंट तो दोनों के लिए कॉमन है। चाहे इस लाइट रोप या इधर की हैवी रोप से देखे तो उस पॉइंट का डिस्टर्बेंस तो मुझे सेम दिखना चाहिए, सही है ना। तो इससे अपन एक लॉजिक बना सकते हैं, एट x इक्वल टू 0 y शुड बी सेम फ्रॉम आइदर साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ से y सेम आना चाहिए। अगर x को 0 डाल दूं और इंसिडेंट साइड से लिखूं तो मेरे पास मिलेगा ए आई साइन ओमेगा टी प्लस ए आर साइन ओमेगा टी इक्वल टू, ट्रांसमिटेड साइन से लिखो ये प्लस फाइव वाई भी लगा सकते हो, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड में फाइव भी है, ट्रांसमिटेड में क्या लिख सकते हो, एटी साइन ओमेगा टी। अब ये इक्वेशन हर टाइम पे सही होना चाहिए, हर टाइम पे सही होना चाहिए, for this to be true at every time। आप क्या लिख सकते हो, ए आई प्लस ए आर साइन फाइव शुड इक्वल टू 80। एक ही इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, है ना, एक ही इक्वेशन आ गई। उसके बाद है ना, अब देखिए इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, वो भी चाहे इस साइड से लिखो चाहे उस साइड से लिखो मुझे सेम मिलना चाहिए, सही है ना। तो वेलोसिटी भी सेम मिलना चाहिए, तो उसकी भी एक इक्वेशन बना सकता हूं मैं उसकी भी एक इक्वेशन बना सकता हूं। सर हाँ। सर आपने जो इक्वेशन लिखी उसमें cos phi आना चाहिए ना? cos फाई क्यों आना चाहिए बेटा? सर आपने ओमेगा टी को π/2 लिया ना ये लिखने के लिए। दे मैंने तो ओमेगा टी वाला टर्म जो है, ओमेगा टी को कुछ भी ले सकता हूँ, तो π/2, हाँ चलो π/2 ले लो, तो साइन 90 प्लस 5 cos फाई हो जाएगा। अच्छा ओमेगा cos टी ही 0 होगा। ले, हाँ cos आएगा, सही बोल रहे हो, cos फाई आ जाएगा, ठीक है चलो। फिर एक डिफरेंशिएट करें अगर इन दोनों साइड्स को, अगर डिफरेंशिएट करें तो भी जो रिजल्ट आना चाहिए दोनों साइड पे सेम आना चाहिए, तो उससे एक इक्वेशन और बना सकते हैं आप, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दोनों तरफ से सेम मिलना चाहिए।
तो डिफरेंशिएट करके एक इक्वेशन और बना लो, क्या आएगा बताओ। वेलोसिटी के लिए यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ai ओमेगा, ओमेगा तो सब जगह कॉमन है तो वो तो कैंसिल आउट कर देने वाला हूं मैं। साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी कर लूंगा, ar साइन का डिफरेंशिएशन फिर से cos ओमेगा टी प्लस फाई कर लिया, उधर at cos ओमेगा टी, और फिर से ओमेगा टी को पाई बाय 2 ले लो, तो ये हो गया 1 cos 90 प्लस फाई साइन फाई ले लेना, ये हो गया। नहीं ठीक है? सर, अब 0 लेंगे ना, अब cos हाँ, में था। सॉरी सही बोल रहे हो, तो 0 ले लो, तो cos यहाँ 0 हो गया, फिर cos 0 प्लस फाई cos फाई बचेगा इज इक्वल टू 80। सही है क्या? हाँ सर। तो ये तो सेम ही इक्वेशन आ गई, सेम ही इक्वेशन आ गई ये तो। अच्छा, किसी भी टाइम पे वैलिड हो सकती है ना, तो उसको अपन टाइम कुछ और भी ले सकते हैं। टाइम एक काम करो 0 ले लो, टाइम 0 ले लो, टाइम 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन में इसमें टाइम को 0 ले लिया तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, यहाँ क्या बचेगा ar sin phi इक्वल टू 0, तो उससे फाई पे कंडीशन आ जाएगी, ar sin phi इक्वल टू 0, तो फाई पे कंडीशन आ जाएगी। तो ये क्या कंडीशन आ जाएगी, 2n पाई 2n पाई। अगर मैं 0 से 360 में सोचूं तो 0 या पाई, तो फेज डिफरेंस 0 या पाई होना चाहिए, है ना? हाँ, फेज डिफरेंस 0 या पाई होना चाहिए अगर मैं 0 से 360 का सोचूं। फेज जो क्वांटिटी होती है वो अपन 0 से 2 पाई के बीच में लेके चलते हैं हमेशा, तो 0 से पाई बोल सकता हूं मैं, 0 या पाई बोल सकता हूं, तो वहां से मेरे पास एक सॉल्यूशन और आ जाएगा। अब इंसिडेंट पावर शुड बी इक्वल टू ट्रांसमिटेड पावर, जो भी वेव में इंसिडेंट पावर आई, जो पावर इंसिडेंट वेव लेके आई वही पावर ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव ले जाना चाहिए। बताओ एनर्जी आ कहां से रही है, इंसिडेंट वेव से आ रही है, तो पावर बाय इंसिडेंट वेव शुड बी इक्वल टू पावर टेकन बाय ट्रांसमिटेड वेव प्लस पावर बाय रिफ्लेक्टेड वेव। एनर्जी कंजर्वेशन से सोचो अगर मैं, तो जो इंसिडेंट वेव है वो जितनी एनर्जी लेके आ रही है पर यूनिट टाइम, यही तो एनर्जी ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड ले जाना चाहिए पर यूनिट टाइम। तो ये एक इक्वेशन बना सकता हूं मैं। अब पावर कैसे लिखते हैं वेव की, वेव की पावर कैसे लिखते हैं, बोलिए, वेव की पावर कैसे लिखते हैं? जल्दी, वेव की पावर कैसे लिखते हैं? एक लैम्डा में हाफ रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v। एवरेज बोल रहे हो आप, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर बोल रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस पावर कैसे लिखते हैं वेव की? किसी भी वेव की इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है, स्प्रिंग वेव में अपन लिखते हैं माइनस टी डेल वाई बाय डेल एक्स डेल वाई बाय डेल टी, ये होता है जनरल फॉर्मूला, ये होता है जनरल फॉर्मूला पावर का, है ना? वेव की पावर, जनरलाइज वेव की पावर ये होती है। अब साइनसोइडल वेव में हमारे पास y जो होता है वो साइनसोइडल इक्वेशन होती है, तो y और x की जो डिफरेंशियल, ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके लिख दो तो आ जाएगा मेरे पास माइनस टी को लिख सकते हैं आप म्यू वी स्क्वायर डेल वाई बाय डेल एक्स, इसको x के साथ जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर k माइनस के साथ आएगा तो यहाँ प्लस कर लेना और बाहर एक k आ जाएगा, है ना? साइन का डिफरेंशिएशन cos में आएगा तो a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स बनेगा, डेल वाई बाय डेल एक्स ये आएगा ना, देखो। फिर जब डेल वाई बाय डेल टी करोगे तो एक ओमेगा बाहर आ जाएगा और फिर से ये एक्सप्रेशन आएगा, तो ओमेगा बाहर लिख लो और ये एक्सप्रेशन है तो इसकी स्क्वायर कर लो। तो जनरलाइज वेव की पावर किसी भी टाइम इंस्टेंट पे किसी भी पोजीशन पे ये आ जाती है। क्या है, समझ में आया? क्या ये समझ में आया? यस। ऊपर वाला फॉर्मूला कैसे आया ये पता था? चलो अभी ऊपर वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन तो देखेंगे नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, पता था क्या? नहीं पता है अगर तो एससीवी में दिया है, देखो एससीवी में आप डेरिवेशन देखना, एससीवी से थ्योरी पढ़िए, और इनफैक्ट तो मैं तो आपको सबको बोलूंगा कि आप एससीवी जरूर रीड करो, थ्योरी जरूर पढ़ो, एनसीईआरटी एससीवी इन दो की आपको थ्योरी अच्छे से आना चाहिए, हर चैप्टर की हर डेरिवेशन आपको अच्छे से देखा हुआ होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छी रैंक लाना चाहते हो जेई में तो आपको हर तरह से चीजों को समझना आना चाहिए,
तो सारे डेरिवेशन जो एनसीईआरटी में दिए हैं किसी भी चीज का, सारे डेरिवेशन जो एससीबी में वो आपको आना चाहिए। कोई भी डेरिवेशन अगर 11th क्लास में, बिकॉज उस समय आप इतने मेच्योर नहीं होते हो तो कई बार टीचर छुड़वा देते हैं, बिकॉज उस समय जरूरत भी नहीं होती इनकी। पर अब बिंग योर टारगेट इज टू गेट वेरी गुड रैंक इन जेईई एडवांस, टॉप 100 में आना, टॉप 500 में आना, ये अगर चाहते हो तो आप एक एक चीज से थोरोली जाओ, एससीबी ढंग से रीड करो, एनसीईआरटी ढंग से रीड करो, एक एक थ्योरी का पॉइंट आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए, तो वो जरूर करिएगा बच्चों। तो पावर का जनरल फॉर्मूला ऊपर वाला जो था एससीबी से देख सकते हो आप, उससे मैंने ये पावर निकाल दी। अब ये जो पावर है वो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के लिए लिख के एक इक्वेशन और बन जाएगी मेरे पास, बना सकते हैं ना। और इसमें आप चाहो तो ये जो k है, k को ओमेगा बाय v लिख सकते हैं क्या, शायद मुझे ऐसा याद है, या v बाय ओमेगा, जो भी क्या होता है बताओ। हाँ प्रज्वल, एडवांस के लिए बोल रहा हूं मैं वैसे तो, पर मेन से पहले देख लो, कुछ ऐसा जाएगा नहीं, है ना। k को ओमेगा बाय v लिख देना, तो ओमेगा बाय v आ जाएगा, यहाँ पर एक v बचेगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उससे एक इक्वेशन यहाँ पर और आ जाएगी अपने पास। क्या इक्वेशन बनेगी, म्यू, म्यू पहली बार इधर तो म्यू1 है, म्यू1 b, पहले पावर उधर अच्छे से लिख देता हूँ, हो जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू वी, ये आने वाला है पावर का फॉर्मूला। अब इंसिडेंट वेव की पावर में लिखने जाऊंगा तो आ जाएगा म्यू1, ओमेगा दोनों तरफ सब जगह सेम आएगा तो कट पिट जाएगा, ए आई स्क्वायर इंसिडेंट वेव की पावर के लिए, और cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, सब तरफ में t को 0 डाल देने वाला हूं और के x को भी 0 डाल देने वाला हूं, तो वो भी cos 0 1 हो गया, और यह जगह v1 इज इक्वल टू पावर ट्रांसमिटेड के लिए हो जाएगा म्यू2, ये ट्रांसमिटेड स्क्वायर v2, पावर रिफ्लेक्टेड के लिए हो जाएगा म्यू1, ये रिफ्लेक्टेड इंटू v1। एक इक्वेशन यहां से आने वाली है, एक इक्वेशन यहां से आने वाली है। इस इक्वेशन में म्यू1 म्यू2 v1 v2 का जो भी रिलेशन है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। म्यू और v का एक रिलेशन भी होगा हमारे पास, वेलोसिटी रूट टी बाय म्यू होती है, टी तो दोनों तरफ सेम है, तो वेलोसिटी रूट टी बाय म्यू और टी दोनों तरफ सेम है, तो उससे भी अपन रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप म्यू को क्या लिख सकते हैं, v रूट टी बाय म्यू होती है, तो म्यू दोनों तरफ स्क्वायर करा, v स्क्वायर इक्वल टू टी बाय म्यू स्क्वायर, टी बाय म्यू, तो म्यू को लिख सकते हैं टी बाय वी स्क्वायर, तो टी सब जगह कट जाएगा, म्यू1 को लिख देंगे टी बाय वी1 स्क्वायर, तो यहाँ पर अपॉन में v1 आने वाला है मेरे पास, यहाँ पे अपॉन में v2 आने वाला है, यहाँ पे अपॉन में v1 आने वाला है, देख पा रहे इक्वेशन ये। इज दिस करेक्ट? चलो, तो अब हमारे पास एक इक्वेशन ये बनी है, फिर यहाँ पे cos फाई की सर जो इसमें बाकी के टर्म्स कहाँ गए? बाकी के टर्म मैंने बोला ना, मैं x इक्वल टू 0 पर देख रहा हूँ एक तो, क्योंकि ये इक्वेशन x इक्वल टू 0 पर थी, हाँ है ना, सर, और मैंने t को 0 ले लिया, यस ठीक है। हर टाइम तो होना चाहिए ना, तो ये इक्वेशन, तो t को 0 भी ले सकता हूँ मैं, तो t को 0 ले लिया मैंने, तो t को 0 लेके ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। यस अब इसको, हाँ, ये एक इक्वेशन बन गई मेरे पास AT और AR में, और एक इक्वेशन AT और AR में ये भी थी, जिसमें cos फाई में जानता हूँ, cos फाई की वैल्यू में जानता हूँ, हमने निकाल लिया था ना कि साइन 0 या पाई है ना, हाँ सर, तो वो साइन 0 या पाई है, तो cos की वैल्यू +1 या -1 होगी, तो उसको प्लस या माइनस ले लेना, ठीक है। तो उससे फिर दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप सॉल्व करके फिर निकाल सकते हो। चलो, तो ऐसे निकल जाता है वो वेव के एम्पलीट्यूड्स, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के। तो ये एक अपन ने समझा। अच्छा, आपने सुना होगा वेव चैप्टर में कि जो प्रेशर वेव होती है, जब साउंड वेव की बात करते हैं, तो प्रेशर वेव और जो डिस्प्लेसमेंट वेव होती है, इनमें π/2 का फेज डिफरेंस होता है, सुना है ऐसा? प्रेशर वेव, हाँ, ये प्रूव कर सकते हो क्या, क्या इनमें रिलेशन आप बता सकते हो मुझे क्या आता है? मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन दी जाए तो उससे प्रेशर वेव की इक्वेशन में कैसे निकाल सकता हूँ? सर वो dp इज इक्वल टू माइनस dy बाई dx होता है, फिर से बोलो। dp इज इक्वल टू माइनस बीटा dv बाई dx।
dy by dx, dv by dx, y, dy। अच्छा, और ये बीटा क्या है? bulk modulus, बल्क मॉड्यूलस। अच्छा, उसको बी लिखते हैं नॉर्मली लोग, है ना? तो बी लिख देता हूँ मैं भी, किताबों में बी रहता है। हाँ बिल्कुल सही, यही इक्वेशन होती है, बिल्कुल सही। ये डीपी क्या है? किसी पोजीशन पे प्रेशर का चेंज, और वो dy बाई dx क्या है? पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एट। क्या ये इक्वेशन कैसे आती है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये इक्वेशन कैसे आती है बता सकते हो? सर वो एक x लेंथ का एक मतलब x पे जाके एक डेल x वो लेते हैं वॉल्यूम का, एक ठीक, मतलब मतलब गैस का आता एक वो है मान लेते अच्छे से, हैं। मतलब आता है आपको। ठीक है, बाकी बच्चों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये सब चीजों का डेरिवेशन आपको आना चाहिए। ठीक, ओके। और कोई ऐसा पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा हो जो आपको पूछना है? सर हाँ बोलिए, सर ये एक्सरेज का एक क्वेश्चन है। बोलिए। तो वो एक एटम में एल शेल की एनर्जी 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, हाँ, और फिर वेवलेंथ ऑफ के अल्फा 21.3 पिकोमीटर दिया है। वेवलेंथ ऑफ के अल्फा दिया है, ठीक है। हाँ, हम्म, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस 62 किलोवाट का अप्लाई किया अपन ने, और फिर पूछा है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस होगी। अच्छा देखो, एनर्जी ऑफ एल शेल माइनस एनर्जी ऑफ के शेल एक्सी बाय लैम्डा ऑफ के अल्फा होगा, है ना? के की ज्यादा होती है, सॉरी, तो के माइनस एल लिखना चाहिए मुझे। तो हमें लैम्डा ऑफ के अल्फा दिया है, उससे हम एनर्जी ऑफ एल शेल भी दिए, तो उससे हम एनर्जी ऑफ के शेल निकाल सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ के शेल आ गई। अब जो एक्सलेटिंग पोटेंशियल दिया है उससे इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम कितनी एनर्जी मिल सकती है पता चल जाएगा आपको। इलेक्ट्रॉन को जो मैक्सिमम एनर्जी मिल सकती है वो अगर इस एनर्जी ऑफ के शेल से ज्यादा है, तभी वो इलेक्ट्रॉन के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर पाएगा। के शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके पास जो यहाँ से एनर्जी आएगी उतनी एनर्जी है। अगर उसे वहां से नॉकआउट करना है, इलेक्ट्रॉन को के शेल से नॉकआउट करना है, तो जो भी उसके पास एनर्जी है वो उसे देना पड़ेगी। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होना चाहिए तभी इसको नॉकआउट कर पाएगा। तो आप चेक करो इंसिडेंट के पास इतनी एनर्जी है कि नहीं। अगर नहीं है तो के शेल के इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं हो पाएगा, तो के सीरीज का कोई भी फोटोन आपको दिखेगा नहीं, एल का दिख सकता है। और अगर के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा तो के सीरीज के भी फोटोन मिल सकते हैं आपको। ठीक है, सर वो एल शेल में जो दिया है वो वैकेंसी के साथ दिया है, तो इसमें सर वो नहीं समझ में आया मेरे को, मतलब वैकेंसी के साथ क्यों दिया है वो? एल शेल की जो एनर्जी दी है वो हाँ, वैकेंसी ने एल शेल के साथ दी है। वो वैकेंसी एल शेल के साथ दी है, ये उसको इग्नोर करो, मतलब वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे भी ऐसा देना, उसे इग्नोर करो उस पॉइंट को। ठीक है, चलिए अब एक काम करिए आप सब, आपका पूरा 11-12 हो चुका है। अब बचे हुए दिन में ना आप वैसे तो सब टीचर्स ने बता दिया होगा क्या क्या करना चाहिए। जितने बचे हुए दिन है, 23 तारीख से आई थिंक एग्जाम है, 23 फेब से एग्जाम है ना मेंस की, तो बचे ज्यादा दिन है नहीं, 20-25 दिन ऐसा कुछ बच रहे। आखिरी के 4-5 दिन आपके हटा लो, आखिरी के 4-5 दिन फाइनल रिवीजन करना, उसमें है ना सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लेना। उससे पहले बचे हुए जितने भी दिन है, जो भी दिन बचेंगे 5 दिन हटा के 15, 16, 17 दिन जो भी बचेंगे, इसमें आप है ना पूरा अच्छे से थ्योरी रिवाइज करो, सारे फॉर्मूले याद करो, और मेंस लेवल के क्वेश्चंस कर लो। अभी तो केबीपीवाई के लिए पढ़ना है आपको, तो केबीपीवाई में भी मेंस लेवल के क्वेश्चन करोगे, उसके बाद आपको मेंस की क्वेश्चंस ज्यादा करना है। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा, मेंस के पेपर खूब कर लो, पहले चाहे चैप्टर वाइज कर लो, और एक पेपर रोज देने की कोशिश करो। जब यहाँ टेस्ट हो रहा है उस दिन ठीक है, ऑलरेडी पेपर हो रहा है, जब यहाँ टेस्ट नहीं है उस दिन घर पे मेंस का पेपर दे लो, और उनमें मार्क्स लाने की कोशिश करो फुल में से फुल। पूरा हमेशा ये कोशिश होना चाहिए, पूरे 3 घंटे बिल्कुल उतना ही, और टाइम भी वही रखो बच्चों हमेशा पढ़ने का। 9:30 से एग्जाम है आपकी अगर मेंस की, तो 9:30 पर ही आपको बैठना है। आपकी दोपहर में भी एग्जाम है तो दोपहर में भी एक पेपर देने की कोशिश करो। तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक भी आप सेट करने की आदत डालो, रात को पढ़ना थोड़ा अपना, दिन में पेपर अच्छी कॉन्सेंट्रेशन दे पाए इस हिसाब से आप रात को पढ़ो। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि रात को पढ़ने की खूब आदत है तो दोपहर में रोज ही नींद आ रही है, तो दोपहर का अगर स्लॉट आ गया तो फिर आप नींद में रह गए, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर? अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक अब सही समय है सेट करने के लिए। 15-20 दिन लगते हैं किसी भी बच्चे को इतना सेट करने में, तो 15-20 दिन है अपने पास अब।
तो अपना टाइम टेबल को सुधारने पे ध्यान दें। इज इट अंडरस्टूड? और उसके अलावा हर टॉपिक में जो जो वीकनेस लगती है, जैसे कहीं भी कुछ भी ऐसी चीजें जो समझ नहीं आ रही, वीक है, वो पूछते जाओ। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया था अभी कल परसों, पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव वो जाती है पावर ऑफ कैरियर इनटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि कैसे आया, तो सबको पता है कैसे आता है ये? क्या है, पता है कैसे आता है? नो, चलो मैं बता देता हूँ। देखिए, हम जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते थे तो याद करिए, हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता था C', वो आता था हमारा कि कैरियर के एम्पलीट्यूड में हमने मैसेज को ऐड कर दिया था, है ना? तो नया कैरियर ये हो जाता था। ये मैंने मैसेज सिग्नल है AM sin ओमेगा MT, इसे कैरियर के एम्पलीट्यूड में मैंने ऐड कर दिया, तो कैरियर का एम्पलीट्यूड इफेक्टिव ये हो गया, ये हो गया इफेक्टिव कैरियर एम्पलीट्यूड इनटू sin ओमेगा CT। ठीक है, अब आप अगर वो जो ओमेगा CT वाला टर्म है अंदर मल्टीप्लाई करो, उस ओमेगा CT वाले टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये AC इंटू साइन ओमेगा CT एक टर्म बनेगा। ब्लैक ले लेता हूँ, ये शायद डार्क नहीं दिख रहा होगा, और यहाँ पर आएगा AM इंटू साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT। यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, इसको बाय 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, 2 साइन है, साइन बी का शायद कुछ फॉर्मूला होता है, जो भी होता है वो लगा लो। ठीक है, तो उससे हमारे पास है ना अब 3 टर्म बनने वाले, ये बनेगा AM/2 साइन C प्लस D/2 जैसा कुछ टर्म आएगा, और दूसरा साइन C माइनस डी, या A प्लस बी और A माइनस बी जैसा कुछ टर्म आते हैं, या कॉस में आता है, मुझे ऐसा याद है। तो ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू टी बनेगा, और बीच में एक माइनस माइनस साइन लगता है शायद, और AM/2 इंटू कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू टी, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर? चलो अब देखिएगा, इन यहाँ पे ना 3 टर्म्स का एडिशन है, मेरे पास 3 साइनसोइडल वेव है। अब टोटल पावर, मतलब पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हो जाएगी इन तीनों टर्म की पावर का एडिशन। 3 वेव का सम जब करो तो तीनों की पावर जस्ट ऐड हो जाती है, तो ये आ जाएगा इन तीनों की पावर का एडिशन। इसकी पावर, ये तो कैरियर सिग्नल ही है, जहां पे देखो ये कैरियर सिग्नल ही है, तो ये हो गई कैरियर की पावर प्लस इस सेकेंड और थर्ड सिग्नल की पावर। अच्छा, जो सेकंड और थर्ड सिग्नल है ना, उसको देखो मैं AM बाय AC, ये होता है म्यू, तो मैं AM को लिख सकता हूँ म्यू AC, तो यहाँ पे म्यू AC लिख सकते हो आप, और उधर भी म्यू AC लिख सकते हो। और पावर किसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो इस वाले सिग्नल की जो पावर होगी वो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगी, तो म्यू स्क्वायर बाय 4 इंटू AC स्क्वायर वाला टर्म बनेगा, और AC स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये वाला जो टर्म है, ये फ्रीक्वेंसी लगभग कैरियर की ही है, कैरियर के बहुत क्लोज है, तो ये जो पावर आएगी AC इंटू इस वाले टर्म की, वो वही आएगी जो लगभग कैरियर की पावर है। दिस इज पावर ऑफ कैरियर। अब ये सिग्नल देखे AC इंटू कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा MT, एक तो फ्रीक्वेंसी बहुत क्लोज है कैरियर के, एम्पलीट्यूड भी कैरियर का ही है, तो इसकी पावर मतलब कैरियर की पावर। वैसे इधर भी देखेंगे अगर हम, तो म्यू स्क्वायर बाय 4 और ये कैरियर की पावर। आया क्या समझ में? पावर अपन ने आज ही पढ़ा है, वेव की पावर क्या होती है, वेव की पावर याद करो क्या होती है, वो वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर पर डिपेंडेंट थी, पढ़ा था ना फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड और ओमेगा के स्क्वायर पर डिपेंडेंट थी वेव की पावर। तो ये ओमेगा तो नियरली कैरियर का ही ओमेगा है, वो भी ओमेगा कैरियर का ही ओमेगा है, ओमेगा प्लस ओमेगा M करा है माइनस करा है, दोनों नियरली कैरियर के ओमेगा है, तो पावर वही कैरियर वाली आ जाएगी। अब देखो ये इक्वल टू ये आ रहा है, देख लो, तो ऐसा आता है ये फॉर्मूला। क्लियर? चलो, अब जो भी आपके डाउट्स आए ना बच्चों, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, जो फिजिक्स डिस्कशन ग्रुप है आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो सबका हो जाए, मतलब जैसे मैं किसी को बता रहा हूँ डाउट, अब वो दूसरे बच्चे भी उसको वो चीज यूटिलाइज कर ले, समझ ले, तो आप है ना डाउट जनरली उस पर पूछो, थ्योरी का डाउट कम से कम अगर हो तो उसी पे पूछो,
ताकि मैं कोई चीज अगर किसी को एक्सप्लेन करूँ थ्योरेटिकल तो बाकी बच्चे भी उससे फायदा ले लें। जैसे ये किसी को डेरिवेशन चाहिए था, मैंने बताया तो सबका काम हो गया। या ऐसे डेरिवेशन वगैरह जो आपको दिक्कत दे रही चीजें वो क्लास में जल्दी पूछ लिया करो ताकि सब बच्चे देखिए उसको। ठीक है, ओके। और अब जो भी ऐसी दिक्कतें आ रही है सबको जल्दी से जल्दी फिनिश करो, जो भी समस्या आ रही है वो सब पूछते जाओ। मैं सजेस्ट करूंगा कि मेंस के जो टॉपिक्स है उनको एक बार एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, ह्यूमन आई की वर्किंग वगैरह। थ्योरी एनसीईआरटी से हर चैप्टर की ढंग से पढ़ी हुई होना चाहिए, खासकर थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो है जैसे कि हीट एंड थर्मो हो गया, वेव चैप्टर हो गया, कैप्लर्स लॉ वगैरह ग्रेविटेशन में था, में से किसी ने बोला भी था। आपका एक फिजिक्स डिस्कशन ग्रुप है ना, आपका लाइव फिजिक्स ऐसा कुछ ग्रुप है टेक का, उस पर पूछा करो डाउट। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी आया था आपके सेट पेपर में, एक अर्थ से सेंटर से 2r हाइट पर एक कोई पार्टिकल उसको फेंक रहे अलग अलग स्पीड से, तो अलग अलग स्पीड से फेंक रहे, तो उसमें कुछ चीजें पूछ ली थी कि कब वो टकराएगा, टकराएगा तो किस एंगल पे टकराएगा, कोई स्पीड देके, फिर उसका टाइम पीरियड वगैरह पूछा था। देखा वो क्वेश्चन? हाँ हाँ, उसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है अच्छे से वहां पे, आप देखें ना सॉल्यूशन में पूरा बड़ा सा 2-3 पेज में सॉल्यूशन होगा उसका, अच्छा लंबा। तो वो आ गया सबको। एक्चुअली केपलर लॉ का रिवीजन ही था वो क्वेश्चन करना मतलब केपलर लॉ रिवाइज हो जाएगा। यस, बन सर वो गया था क्वेश्चन करना चाहिए था कि नहीं पेपर में? पेपर में करना चाहिए था कि नहीं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि सारे क्वेश्चन करना चाहिए पेपर में। हमारी स्पीड नहीं इतनी बढ़ाओ कि पेपर में सब क्वेश्चन करके आ जाए। सर, बहुत बड़ा था, मैंने किया था वो, हो गया था अच्छा, लेकिन तो बहुत टाइम लगा था। हाँ वो तो है, मतलब देखो एम ही था हमारा कि भाई पेपर में लेंदी रेस रहे, और कुछ क्वेश्चन आसान थे तो कहीं तो टाइम कंज्यूम करे बच्चा। जैसे सर वो कोड एक ऑप्शन उसका 3-4 मिनट का था, एक ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन। ठीक है, मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगा प्रैक्टिस करो इतनी कि वो 3-4 मिनट नहीं 2-2 मिनट में होने या 1 मिनट में हो जाए ऐसा। देखो आईआईटी के पेपर में ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, वो तो चलो जाती थी, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ, वो क्वेश्चन तो बहुत ही टफ बनाया था अपन ने, लेंदी बनाया था, टफ तो नहीं लेंदीनेस बोल सकते, पर उसके 4 ऑप्शन में से अगर 2 ऑप्शन होते, सपोज 2 ऑप्शन में फिर कुछ अल्टरनेट कर देते, ए और बी में एक ही जैसा कुछ उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते, तब तो क्वेश्चन डुएबल हो जाता, वो तब तो टाइम लिमिट में डुएबल हो जाता। अब उसमें 4-4 डिफरेंट चीज पूछ ली तो ज्यादा बड़ा हो गया, वो 2 डिफरेंट चीज पूछते तो आसान हो जाता ना। तो उतना तो आना चाहिए। और केपलर लॉ का किसी को रिवीजन चाहिए तो वो क्वेश्चन कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उससे मतलब पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा केपलर लॉ वगैरह। चलो, और कोई डाउट किसी को? सर ये इसमें सर आपने ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम को अप्रोक्सीमेटली ओमेगा एम लिया है या फिर अप्रोक्सीमेटली ओमेगा सी लिया है, क्योंकि कैरियर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है मैसेज के कंपेयर में। नॉर्मली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो कैरियर फ्रीक्वेंसीज होती है वो 1500-1600 किलोहर्ट्ज होती है, और मैसेज की फ्रीक्वेंसी ओनली अपन जब बोलते हैं तो 2-3 किलोहर्ट्ज होती है। तो 3 किलोहर्ट्ज और 1500-1600 किलोहर्ट्ज मतलब कैरियर की ज्यादा है। ठीक है। और सर एक वो फॉर्मूला आता है वो हाँ मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्यू बाई 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम, हाँ, तो वो कैसे आता? बहुत आसान है। कैसे आता है, देख उसका सिंपल से केस में मैं डेरिवेशन बता सकता हूँ, हर केस का डेरिवेशन तो नहीं बता पाऊंगा ऑफकोर्स। एक चार्ज क्यू मास एम, वो एक आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, पता है सर इसका यहाँ एंगुलर से ये तो मोमेंटम क्या क्लास में होगा? क्या था बन हाँ एम वी आर हाँ, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? ई बाई 2m इंटू एम वी आर, क्यू बाय 2, नहीं नहीं, ई बाई मैग्नेटिक 2 मोमेंट 2 फॉर्मूला यूज करके बता रहा हूँ मुझे। मैग्नेटिक मोमेंट चार्ज इंटू वो करके बताओ, करंट इंटू एरिया करके। आई इंटू पाई आर स्क्वायर, आई को क्या लिखेगा? ई बाई 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई आर बाय वी लिख सकता हूँ, हाँ सर। और इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड कर लेना आ जाएगा। ठीक है। चल जनरलाइज केस भी बता देता हूँ तेरे को, चल जनरलाइज केस भी बता देता हूँ। कोई एक्सिस है जिसके बाद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हो? बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हो? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन डीएम आर आर स्क्वायर। अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो कैसे निकालते हो? ओमेगा का मल्टीप्लाई,
सही है ना? हाँ सर। ठीक है, अब ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब बता इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है रोटेशन की वजह से, तो वो कैसे निकालेगा? इसके पूरे ऑब्जेक्ट पे पूरे पे चार्ज है, अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो कैसे निकालेगा? करंट का एक्सप्रेशन लिखना है। किसी जगह पे छोटा सा चार्ज है, मान ले dq, सेंटर एक्सिस से r डिस्टेंस पे छोटा सा चार्ज है dq, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी, तो ये ऐसा कुछ करेंगे, हाँ सर। चार्ज डी dq क्यू 2 pi r by v हो जाएगा उसका टाइम पीरियड इंटू पाई आर स्क्वायर, ये छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बस इसको इंटीग्रेट कर लेगा, है ना? हाँ सर। अब इसमें जरा अच्छे से, एक r से r कैंसिल हो रहा है, देख, एक पाई से पाई कैंसिल हो रहा है यस सर। है ना? और v को क्या लिख सकता है, ओमेगा इंटू r, हाँ सर। ये बन गया, पाई बाय 2 बाहर लिया है तो पाई नीचे था, सॉरी, ठीक है, कंपेयर पाई तो कर दोनों कैंसिल को। हो गया। सर वो पाई कैंसिल हो गया था ना। पाई कैंसिल हो गया था, कर देते ला, चल बाय 2 रह गया, फिर इसका मतलब बस कंपेयर कर दोनों को। फिर वो डी क्यू को अपन मतलब वो क्या लिखेंगे सर? भाई अरे ये dq का इंटीग्रेट, यहाँ पे क्या है, दोनों में फर्क हाँ किसका क्यू है बाई, हाँ सर आ गया आ गया। है ना? हाँ सर आ गया। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, चार्ज और मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, तो ये इंटीग्रेशन में फर्क बस आएगा, ऊपर में m आएगा, नीचे में q आएगा। अब तू डिवाइड कर लेगा तो तेरे को रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है? मतलब अपन वो चार्ज मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम मानेंगे तो बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला जो आपने बोला ना, वो लगाने के लिए ये कंडीशन होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज शुड बी अलाइक, बिल्कुल जैसा। अगर अगर मास ऑब्जेक्ट के केवल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज भी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी ऐसा कर सकते हो। वो जो अपन L बाय को Q बाय 2m ले लेते हैं ना, वो तभी कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। तो उसकी कंडीशन नहीं होती, वो फॉर्मूला लगाने के लिए मास और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होना चाहिए। चलिए, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो अब मैं रुकता हूँ, आप लोग सर नेक्स्ट क्लास। सर एक क्वेश्चन था 1 2 3 4 में कि हाँ। मतलब थॉमसन मॉडल दिया है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, तो सर मतलब उसको डायरेक्टली ऐसा है कि वो एक पूरा स्फीयर है जिसमें +2 ही चार्ज हाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और 2 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन कुछ कहाँ सेंटर रखे, से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। हाँ तो सर वो इक्विलिब्रियम में है, तो सर मतलब उसको हाँ, इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा कि कोई डायरेक्ट मेथड भी है? करना क्या है, सर मतलब ई की डिस्टेंस निकाल ठीक है, से जिससे सेंटर वो से कुछ दूर पे इक्विलिब्रियम 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम पर है ऐसा मानना है, उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, और जो पूरे स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स भी आएगा। अब सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर, मुझे याद है रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होती है ना? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है पूरे स्फीयर की वजह से, दिस शुड बी द रिपल्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। सर एक मिनट ये को बता दीजिए पूरे स्फीयर के से कैसे लिखा मैं जो यूनिफॉर्मली चार्ज अगर स्फीयर है उस पे चार्ज डेंसिटी रो है, तो उसकी अपन ये नहीं लिख सकते क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यही तो होती है। सर मतलब गॉस लॉ लगा दिया डायरेक्ट? हाँ, क्यों नहीं लगा सकता मैं? अच्छा ठीक है सर, फिर कर लूंगा। सो मैं मुझे लगा कि इंटीग्रेशन से कर रहा था मैं कि r पे एक रिंग मान मतलब डिस्क मान के। कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट यूज करो ना, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद होना चाहिए, वो लगा दो डायरेक्टली, ठीक है? ओके सर, यस सर। चलिए, और कुछ, तो अब 5 मिनट और हो चुके हैं, तो अब मैं एंड करता हूँ क्लास, आपकी नेक्स्ट क्लास है वो अटेंड करिए, और जो भी अपन ने बात करी वो ध्यान रखिएगा, है ना, प्रैक्टिस करिए अच्छे से।